तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। आज हम दुनिया की दो विशाल ताकतों के एक बिल्कुल अद्भुत संगम पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा ऐतिहासिक दाव जिसने सिर्फ एक सेना का ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के शक्ति संतुलन का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह की फौजे खास की। जी हाँ, एक ऐसी मिलिट्री मशीन जिसकी गूंज भर से ना ब्रिटिश साम्राज्य भी अंदर तक कांप उठता था। आइए जरा इस दृश्य की कल्पना करते हैं। साल है 1822 और जगह लाहौर का दरबार। खैबर दर्रे के उन खतरनाक रास्तों को पार करके दो अनजान और पुरानी जंगों के निशानों से भरे हुए विदेशी सीधे महाराजा रणजीत सिंह के सामने आकर खड़े होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कोई मामूली सैनिक नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये तो नेपोलियन बोनापार्ट की उसी हारी हुई वाटरलू सेना के जनरल थे। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग आखिर यहाँ क्या कर रहे थे और कैसे ये इस पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत को हमेशा के लिए पलटने वाले थे। अध्याय 1 नेपोलियन के जनरलों का आगमन। तो उस वक्त की सबसे अहम बात ये थी कि महाराजा रणजीत सिंह के सामने एक बहुत बड़ा सैन्य संकट मुंह बाए खड़ा था। स्थिति कुछ ऐसी थी, एक तरफ तो सिखों की पुरानी हिट एंड रन वाली घुड़चढ़ा सेना थी जो गुरिल्ला युद्ध और छुपकर वार करने में तो एकदम उस्ताद थी, लेकिन पूरी तरीके से विकेंद्रित थी। और दूसरी तरफ सतलुज नदी के ठीक पार अंग्रेज बड़ी तेजी से अपना जाल बिछा रहे थे। उनकी पैदल सेना कड़े अनुशासन, लाइन फॉर्मेशन और एक साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड फायरिंग करने में माहिर थी। महाराजा इस बात को भली भांति जानते थे कि उनकी पुरानी तलवारबाजी वाली तकनीक अंग्रेजों के इन मॉडर्न तोपखानों के सामने ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। और सच कहें तो ये डर बहुत जल्द यकीन में भी बदल गया। हुआ यूं कि चार्ल्स मेटकाफ नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर अपने कुछ गिने चुने सैनिकों के साथ लाहौर आया। वहां उस पर अकाली निहंगों ने अचानक हमला कर दिया, लेकिन उन मुट्ठी भर ब्रिटिश सैनिकों ने बिल्कुल नहीं घबराया। वो एकदम सख्त लाइन में खड़े रहे और फायरिंग की, जिससे पूरा हमला नाकाम हो गया। ये सिर्फ एक छोटी सी जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा डेमो था जिसने महाराजा रणजीत सिंह की सैन्य सोच को जड़ से बदल कर रख दिया। उन्हें समझ आ गया था कि अब सिर्फ बहादुरी से काम नहीं चलेगा, बल्कि यूरोपीय शैली का कड़ा अनुशासन अब वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अध्याय 2 नई सेना यानी फौजे खास का निर्माण। अब देखिए, एक ऐसी सैन्य संस्कृति को बदलना जहां पैदल सेना को निचले दर्जे का माना जाता हो, कोई आसान काम तो था नहीं। सिख परंपरा में घोड़ों पर लड़ना शान की बात मानी जाती थी, इसलिए कई पुराने सरदारों ने तो इस नए यूरोपियन सिस्टम को मानने से ही साफ इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ महाराजा रणजीत सिंह का जीनियस दिमाग देखने लायक है। उन्होंने इस पुरानी सोच को दरकिनार करते हुए पंजाबी मुसलमानों, गोरखों, अवधियों और बिहार के पूर्वियों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। और इसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या था? महाराजा ने खुद पैदल सेना की ड्रिल में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सोचिए, जब राजा खुद पैदल सैनिकों को इतनी इज्जत दे रहा हो तो समाज की पुरानी बेड़ियां तो टूटनी ही थी। अच्छे वेतन और सम्मान ने एक ऐसी फोर्स तैयार कर दी जिसमें खालसा के जज्बे और यूरोपीय अनुशासन का एकदम बेजोड़ संगम था। वैसे विदेशी जनरलों को बुलाना तो आसान है, लेकिन इतिहास गवाह है कि विदेशी भाड़े के सैनिक अक्सर मौका पाते ही सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। पर यहाँ महाराजा के बनाए गए नियमों पर गौर करते हैं, कितने कमाल के थे वो। उन्होंने इन यूरोपीय जनरलों को ताकत तो भरपूर दी, लेकिन उन्हें खुद पर हावी कभी नहीं होने दिया। नियम बहुत सख्त थे। दाढ़ी बढ़ाना अनिवार्य था, पगड़ी पहनना जरूरी था, और हाँ, बीफ खाने या तंबाकू पीने पर तो पूरी तरह से बैन था। उन्हें एक सख्त कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना होता था कि वो सिख राज्य के प्रति पूरी तरह वफादार रहेंगे, यहाँ तक कि अपनी ही यूरोपीय ताकतों के खिलाफ भी। और तो और उन्हें स्थानीय समाज में घुलने मिलने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। उदाहरण के लिए जनरल अलार्ड ने वही एक स्थानीय महिला से शादी भी की। इस पूरी व्यवस्था में सिख सेना में कुल मिलाकर लगभग 62 यूरोपियन ऑफिसर शामिल थे, और ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा फ्रांसीसियों का था। इसके अलावा इटालियन, स्पेनिश, जर्मन, रशियन और यहाँ तक कि अमेरिकन भी इस फौज का हिस्सा थे। जनरल अलार्ड ने घुड़सवार सेना की कमान संभाली, जबकि जनरल वेंचुरा ने पैदल सेना का पूरा नया ढांचा ही खड़ा कर दिया। मतलब ये एक पूरी तरह से कॉस्मोपॉलिटन माहौल बन चुका था। अध्याय 3 तोपखाना और स्वदेशी तकनीक। अब अगर इस नई सेना के सबसे विनाशकारी हिस्से की बात करें तो उसकी खासियत ये थी कि ये सिर्फ यूरोपीय लोगों की उपलब्धि नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसमें स्थानीय भारतीय विज्ञान का भी पूरा कमाल था।
हाँ, जनरल क्लॉड ऑगस्ट कॉट ने तोपखाने को वैज्ञानिक तरीके से ऑर्गेनाइज जरूर किया, लेकिन असली जादू तो हमारे शानदार सिख इंजीनियरों का था, जैसे लहना सिंह मजीठिया और मियां कादिर बख्श। इन लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 9 पाउंडर और 12 पाउंडर पीतल की तोपों की पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग कर डाली। इन्होंने इस तकनीक को इतना ज्यादा एडवांस कर दिया कि इनके गोले सीधे 1200 गज की दूरी तक एकदम सटीक निशाना लगा सकते थे। ये सच में स्वदेशी प्रतिभा का एक बेजोड़ उदाहरण था। जंग के मैदान में इनकी लॉजिस्टिक व्यवस्था भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। तोपखाने को जानवरों की ताकत के आधार पर बड़ी ही समझदारी से बांटा गया था। हाथियों से खींची जाने वाली भारी तोपें तोपखाना पीली कहलाती थीं। रेगिस्तानी रास्तों के लिए ऊंटों वाली तोपखाना सुतरी और एकदम तेज मूवमेंट के लिए घोड़ों वाली तोपखाना अस्पी। ये इतना कड़ा और बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित लॉजिस्टिकल नेटवर्क था कि इसे देखकर खुद ब्रिटिश अधिकारी भी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। ये वाकई एक अचूक मिलिट्री मशीन बन चुकी थी। अध्याय 4 सेना का भारी आर्थिक बोझ। खैर, हम सब जानते हैं कि हर बड़ी और चमकदार चीज के पीछे एक भारी कीमत छुपी होती है। इतनी मॉडर्न मशीनरी को चलाना कोई मुफ्त का काम तो था नहीं। पुराना सिस्टम जागीरदारी का था, जहां सेना का खर्च जमीन के अनुदान से आराम से चलता रहता था। लेकिन इस नई यूरोपियन स्टाइल वाली स्टैंडिंग आर्मी को हर महीने नकद वेतन चाहिए था। इसे पूरा करने के लिए जब्ती जैसा नया और बहुत ही सख्त टैक्स सिस्टम लाया गया। पर एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए इतने भारी नकद खर्च को उठाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। और सच कहें तो यह सिख साम्राज्य के खजाने को धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। इस नंबर पर गौर करते हैं, 10 से 12। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये असल में वो महीनों की संख्या है जब पैसे की भारी कमी के कारण सैनिकों को उनका वेतन ही नहीं मिल पाता था। जी हाँ, 10-10 महीने या कभी-कभी तो साल भर तक सैलरी लटकी रहती थी। और इसका सीधा नतीजा क्या होता होगा? सेना के भीतर भयंकर बगावत, हड़तालें और असंतोष। ये इस विशाल ताकत की सबसे कमजोर कड़ी बन गई थी। अध्याय 5 जमरूद युद्ध और ब्रिटिश खौफ। अब जरा अप्रैल 1837 के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। जमरूद की लड़ाई। महान देसी कमांडर हरि सिंह नलवा ने खैबर पास के बिल्कुल मुहाने पर बने जमरूद किले पर कंट्रोल कर लिया था। फिर जब अफगानों ने एक विशाल सेना के साथ मात्र 600 से 800 सिख सैनिकों को घेर लिया, तब एक बेहद खौफनाक जंग शुरू हुई। हरि सिंह नलवा इस जंग में शहीद हो गए, लेकिन नलवा की सेना के तोपखाने और उनके कड़े अनुशासन ने अफगान घुड़सवारों के परखच्चे उड़ा दिए। और फिर जब फौजें खास बैकअप के रूप में वहां पहुंची, तो नतीजा सच में ऐतिहासिक निकला। इन्होंने खैबर पास को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया, जिससे भारत पर उत्तर पश्चिम से होने वाले सदियों पुराने हमलों पर हमेशा के लिए ब्रेक लग गया। यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है, जिसे द ग्रेट गेम कहा जाता है। ये मध्य एशिया पर कब्जे के लिए ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य के बीच बिछी एक कूटनीतिक और सैन्य शतरंज थी। और इसमें मजे की बात तो ये है कि फौजी खास की इस अभेद्य ताकत ने अनजाने में ही सिख साम्राज्य को इस बड़े वैश्विक टकराव के बीच एक ऐसी मजबूत ढाल या कह ले बफर स्टेट बना दिया था, जिसे पार करना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन था। तो इस पूरे दौर में अंग्रेजों की रणनीति पूरी तरह से दोहरी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऊपर से तो ऐसा दिखाती थी कि वो अफगानों के खिलाफ इस सिख सेना की ताकत से बहुत खुश है, लेकिन असलियत में अंदर ही अंदर वे इस सेना की क्षमता को देखकर बुरी तरह से डरे हुए थे। वो सतलुज नदी के पास फिरोजपुर में लगातार अपनी फौजें और जासूसों की तादाद बढ़ा रहे थे। वो बिल्कुल गिद्धों की तरह बस एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे, और वो था महाराजा रणजीत सिंह का निधन। अध्याय 6 पतन और स्थायी सैन्य विरासत। दुर्भाग्य से वो दिन आ ही गया जिसने इस महान साम्राज्य को एक बहुत गहरे संकट में धकेल दिया। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया, और उनके जाते ही वो मजबूत लीडरशिप भी खत्म हो गई जो सबको एक साथ बांध के रखती थी। लाहौर का दरबार आपसी कलह और साजिशों का अड्डा बन गया। अपनी जान का खतरा देखकर लगभग सारे यूरोपीय अधिकारी इस्तीफा देकर वहां से खिसक गए। और फिर 1845 और 1848 के एंग्लो सिख युद्ध बिना किसी मजबूत सेंट्रल लीडरशिप के ही लड़े गए। अंततः 21 फरवरी 1849 की तोपों की लड़ाई के बाद पंजाब पूरी तरह से ब्रिटिश कब्जे में चला गया। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है। लीडरशिप न होने के बावजूद
फौज खास के खून में जो संस्थागत ट्रेनिंग बस चुकी थी वो खत्म नहीं हुई थी। बिना किसी सेंट्रल कमांड के भी उन्होंने अंग्रेजों को भयानक टक्कर दी। सच तो ये है कि पहले एंग्लो सिख युद्ध में वे किसी बेहतर ब्रिटिश रणनीति की वजह से बिल्कुल नहीं हारे थे, बल्कि अपने ही स्वार्थी कमांडरों तेज सिंह और लाल सिंह की भयानक गद्दारी और पीठ में छुरा घोंपने की वजह से हारे थे। उस वक्त रणभूमि में अंग्रेजों के खौफ का आलम क्या था, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। फिरोज शाह और चिलियांवाला जैसी ऐतिहासिक लड़ाइयों के बाद कई ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी पर्सनल डायरियों में खुलेआम ये कबूल किया था कि सिख सेना ने हमें बिल्कुल हार के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये महाराजा रणजीत सिंह की उस दूरदर्शी सोच की सबसे बड़ी जीत थी जिसने इतनी मॉडर्न और ताकतवर सेना खड़ी की थी। दरअसल अंग्रेजों के मन में इस कदर खौफ बैठ गया था कि पंजाब पर कब्जा करने के बाद उन्होंने मार्शल रेस यानी लड़ाकू नस्ल की एक नई थ्योरी ही गढ़ डाली। उन्होंने ये मान लिया कि सिख पैदाइशी लड़ाके होते हैं और फिर फौरन अपने इन पुराने दुश्मनों को अपनी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भारी तादाद में भर्ती करना शुरू कर दिया।